नारी शक्ति में अब हम बात करेंगे ईलवाइज एएमसी की। 2009 में शुरू हुई कंपनी देश की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी का कुल म्यूचुअल फंड एयूएम 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है अब तक। अब हम बात करते हैं जो इसको लीड करती हैं, राधिका गुप्ता। 2017 में ईलवाइज एएमसी की सीईओ बनी। राधिका देश में 46 म्यूचुअल फंड कंपनीज में से एक अकेली महिला सीईओ हैं। उनकी लीडरशिप में ही एमएफ एयूएम 6000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा और उन्होंने ही भारत बॉन्ड ईटीएफ, शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड एंड हाल ही में लिस्टेड आईपीओ फंड लॉन्च करने के अहम भूमिका निभाई है। आज राधिका से हम उनकी कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में जानेंगे, क्या चुनौतियां उन्होंने पार की और साथ ही आगे बिजनेस को लेकर क्या आउटलुक है। Let me welcome MD and CEO of the company, Radhika Gupta. Radhika, welcome on this show. बहुत बहुत स्वागत है। Congratulations. आपने जो अब तक आपकी जर्नी रही है बहुत ही इंस्पायरिंग है, as we all know. But आपसे जानना चाहूँगी to start with, क्योंकि हम सेलिब्रेट करें इंटरनेशनल वुमेंस डे और बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं आप जैसी महिलाओं से, बीइंग अ वुमेन आपको क्या ड्राइव करता है टू स्टे फोकस्ड, मोटिवेटेड, और जिस तरह से वुमेन अपने दोनों लाइफ्स को यहाँ पर निभाते हुए आगे बढ़ रही हैं, उसके पीछे आपकी लाइफ में क्या रीजंस रहे, क्या पावर फैक्टर रहे टू मेक यू सक्सेसफुल एज यू आर? आई थिंक थैंक यू स्वाति, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सब दर्शकों को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आई थिंक जहां तक ड्राइव की बात है, दो बातें हैं। एक तो मुझे खुद एक मानना है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हम आज के हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, इस दौर में जब हिंदुस्तान में इतनी ग्रोथ है और मेरी किताब का टाइटल है लिमिटलेस, ऑलमोस्ट लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहें। तो मैं जिस सोच की हूँ कि मेरे सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, शायद जितनी मैं डिजर्व करती हूँ उससे ज्यादा, उनको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मुझे तो ये बात बहुत ड्राइव करती है। दूसरा, आई थिंक माँ बाप का इसमें रोल बहुत होता है। मेरे फादर बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आके यूपीएससी पार करके फॉरेन सर्विस में गए। मेरी माँ, सबने कहा कि भाई आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करनी है, आप चाहे जिससे भी शादी करें, जो भी बने, आपको खुद पल पे कुछ करना है। तो वो मेरे लिए बहुत एम्बिशियस थे। हाल ही में मैं मदर बनी हूँ, तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि माँ बनी हो, बहुत अच्छी माँ बनोगी, लेकिन माँ बनना तुम्हारी एम्बिशंस पे रुकावट नहीं आनी चाहिए। वी वांट यू टू परस्यू एवरी अपॉर्चुनिटी बिकॉज वी आर देयर टू सपोर्ट यू, एंड बिलीव मी दैट इज आई थिंक द सीक्रेट कि जब इतना आपके पास सपोर्ट हो, समटाइम्स वर्ड्स का, समटाइम्स एक्शंस का, तो आपको कुछ रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया मैम। इनफैक्ट जो आपने कहा, बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। एक तो सपोर्ट सिस्टम की आपने बात की, वो बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक वी हैव टू थैंक द इंटायर सिस्टम जिसकी वजह से सभी विमेन आगे बढ़ पाती हैं। एंड दूसरी बात आपने कहा फायर इन द बेली, जो एक ड्राइव है और जो रोल और भूमिका हमारे पेरेंट्स ने दी हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ सोचने की। आई थिंक एज पेरेंट्स हमें यही चीज़ आगे रखनी है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू फील दैट। ऑल राइट, तो ये तो आपकी सक्सेस रेसिपी आपने हमसे शेयर की, लेकिन कंपनी और बिजनेस को लेकर जिस तरह से आपने जहाँ तक कंपनी को पहुँचाया है और आगे भी आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही हैं टू डिलीवर बेटर, तो क्या गोल्स है, किस तरह से देख रही है ये स्पेस, बिकॉज बहुत कंपटीशन भी है स्पेस में। क्या ग्रोथ टारगेट्स आपने रखे हैं फॉर योर सेल्फ, इंटरनल टारगेट्स, कि आप कंपनी को कहाँ से कहाँ और ले जाना चाहेंगी? आई थिंक एक तो साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, मैं एमपी की वाइस चेयरमैन हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री ही इंडिया में 15 से 18%, 40 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 100 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होगी। लेकिन जैसे कि आपने कहा, बहुत लोग शायद ये नहीं जानते कि ये एक बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ 45 प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर्स हैं। हमने तो अपनी शुरुआत 2017 में की थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके बड़े-बड़े नाम हैं, जिनके बैकर्स बहुत बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हैं। तो हमारी जर्नी बड़ी यूनिक रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा बड़ा बैकर नहीं है। तो जो किया है खुद के बलबूते पे किया। बहुत लोग उस टाइम भी कहते थे कि बिना एक बड़े नाम के कैसे करोगे। आई थिंक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है हमारे पास्ट में और हमारे फ्यूचर में, निवेशक जो हमारा कंज्यूमर है,
उस पे आप रिलेंटलेसली फोकस करिए। वो म्यूचुअल फंड के जरिए क्या हासिल करता है, अलग अलग म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाइए, जैसे कि भारत बॉन्ड या रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ, जो बहुत सारे हैं जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मेरा ये फॉर्मूला है कि आप अपने कस्टमर से बात करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो और आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे। बहुत लोग हमारे एयूएम का जिक्र करते हैं, शायद कम लोग ये जानते हैं कि हमारे एक टाइम पे 5 साल पहले 10,000 कस्टमर थे, आज 10 लाख से ज़्यादा है। तो ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो कस्टमर से बात करो, कस्टमर से जुड़े रहो। जहाँ तक आगे की ग्रोथ है, हम लोग 1 लाख करोड़ की एएमसी है। मुझे यकीन है कि हम कुछ सालों में 2 लाख करोड़ के भी होंगे और मैं काफ़ी यंग हूँ, जैसे आपने कहा। 1 साल 1 पॉइंट पे हम 5 लाख करोड़ भी टच करेंगे। तो मुझे इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम सही तरीके से बिजनेस बनाना चाहते हैं। एसेट्स ऐसे ही गैदर नहीं करना चाहते, कस्टमर के लिए अच्छा करना चाहते हैं, कस्टमर की प्रोमिसेस पे फुलफिल करना चाहते हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस ठीक सेट करना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। यू वुड नोटिस कि मैं सोशल मीडिया पे जी। काफी एक्टिव हूँ। मैं इसलिए एक्टिव हूँ क्योंकि मैं कस्टमर से बात करती हूँ। ओके, तो आप अपने कस्टमर्स को सुनते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और इसलिए आपको लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं क्योंकि यू आर एबल टू लिसन टू व्हाट दे रियली नीड और उनके ही हित में और उनको सोचते हुए ही आप आगे प्रोडक्ट्स की बात कह रहे थे। और ऑफ कोर्स 2 लाख करोड़, उसके बाद 5 लाख करोड़, ये नंबर्स तो आप ऑलरेडी पे काम कर ही रहे हैं। कंपनी ने जो रिसेंटली शेयर होल्डर्स अप्रूवल रिसीव किया है ऑफ डी मर्जर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है आगे प्लान्स? Swati, it would not be fair for me to comment on this because ये AMC business को pertain नहीं करता. Of course, the demerger has been approved at Edelweiss Group level, and I'm assuming there is a listing of that entity ahead. But उससे ज़्यादा मेरे लिए comment करना थोड़ा unfair रहेगा. बट अगर हम बिजनेस की बात करना चाहें और इस वक्त जिस तरह से वॉलेटिलिटी मार्केट्स में दिख रही है, ट्रेडर्स थोड़े नर्वस है, इन्वेस्टर्स हैं, आपको ऑन ग्राउंड क्या लग रहा है सिचुएशन? हाउ लॉन्ग डू यू एंटिसिपेट ये प्रॉब्लम्स रहेंगी? बिकॉज ऑफ कोर्स एक रैली आती है, फिर थोड़ी मंदी आती है, फिर रैली, तो ये पीरियड कितना लंबा आपके हिसाब से, आपके असेसमेंट में क्या लग रहा है? आई थिंक ये वॉलेटिलिटी तो चलती रहेगी। आई थिंक हमारा इस साल का थीम है कि थोड़ा रिसेशनरी कंडीशंस रिटर्न्स से पहले आएंगी। 2021 बहुत आसान साल रहा आई थिंक ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए। 22-23 थोड़े मुश्किल साल रहेंगे क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स की, ग्लोबल इन्फ्लेशन की और यूरोपियन इकोनॉमी, टू सम सर्टेन एक्सटेंट यूएस इकोनॉमी में अब आपको चैलेंजेस दिखेंगे। तो इंडिया इससे थोड़ा आइसोलेटेड तो रह नहीं सकता। हालांकि हमारा मीडियम टर्म आउटलुक डोमेस्टिक इकोनॉमी में काफी कंस्ट्रक्टिव है। जहां तक मुझे निवेशकों का बिहेवियर लगता है, मुझे एक्चुअली लगता है हमारा रिटेल निवेशक काफी मैच्योर हो गया है। अगर आप आज की तादाद में देखें तो 14,000 करोड़, ऑलमोस्ट $2 बिलियन की हमारी एसआईपी बुक है। ये एक्चुअली एक केस स्टडी होनी चाहिए, ग्लोबल केस स्टडी, कि इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छे बुरे समय में एक सेविंग्स की हैबिट बना के कैपिटल मार्केट्स में इतनी बड़ी वो बनाई। तो एंड मंथ ऑन मंथ कितने साल हो गए पॉजिटिव इक्विटी फ्लोज ही रहे हैं, चाहे कम हो गए हैं। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स अब मच्योर हो गए हैं, थोड़ा पेशेंस दिखा रहे हैं और शायद ये, मैं निवेशकों से कहती हूँ, शायद ये कंसोलिडेशन का पीरियड है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, कंसोलिडेशन का पीरियड लग रहा है, इन्वेस्टर्स मैच्योर हो गए, ये आपकी बात है। बट एसआईपी इन्फ्लोज इस वक्त कैसे दिख रहे हैं, और ट्रेंड्स वो किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं? सो आई थिंक एसआईपी इन्फ्लोज तो बरकरार रहेंगे। अगर आप कुछ साल पहले की बात करें तो 2017 में हमारा एसआईपी इन्फ्लो मंथली 4,000 करोड़ था, विच आज की तारीख में बड़ा छोटा नंबर दिखता है। तो 4,000 से 14,000 तक का ऑलमोस्ट हमने सफर 5-6 साल में तय किया है। और हमने अच्छे मार्केट भी देखे हैं, बुरे मार्केट भी देखे हैं। पिछले 1 साल में जहां 1 ईयर रिटर्न्स एसआईपी के कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, एसआईपी का बुक का नंबर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि एसआईपी अब एक प्रोडक्ट नहीं रहा, एक आदत हो गई है, एक सेविंग्स और निवेश करने का सैलरीड प्रोफेशनल के लिए तरीका हो गया है। मैं खुद सैलरीड प्रोफेशनल हूँ, मैं भी ऐसे ही अपना निवेश एसआईपी के जरिए करती हूँ। तो आई थिंक एसआईपी बुक विल गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। इनफैक्ट मेरी प्रोजेक्शन है कि 5 साल बाद आपकी 30,000 करोड़ महीने की एसआईपी बुक होगी। तो दैट इज द ट्रेजेक्टरी आई सी फॉर द एसआईपी। और डिजिटाइजेशन से, म्यूचुअल फंड सही है, इससे अवेयरनेस बढ़ी ही है एसआईपी की।
तो आपको लग रहा है ये आगे बढ़ेगी और यहाँ पर दिक्कत नहीं है? एंड फ्रैंकली जो आप कह रहे हैं वो हम ट्रेंड्स एक्चुअली देख भी रहे हैं। सैलरीड क्लास में जैसा आपने कहा, लोग डेफिनेटली ऑप्ट कर रहे हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट टू सेव एंड गो अहेड एंड मतलब एफडी के बजाय ये ऑप्शन एक उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी राधिका थोड़े दिन पहले केयर की, जहां उन्होंने कहा था कि गुड डेज फॉर ब्रोकिंग इंडस्ट्री आर ओवर। आई एम श्योर आपने वो देखी होगी। क्लाइंट एडिशंस जो हमने कोविड के बाद देखे, ऑफ कोर्स अब हम वो शायद अब नहीं देखेंगे। इस रिपोर्ट को आप पहली बात आप क्या मानती हैं, इस रिपोर्ट की जो भी बात कही गई है, या आप इसको डिफेंड करना चाहेंगी? I don't think I will defend it. See, I think if you look at broking as an industry, वो थोड़ी cyclical रही है। ट्रेडर्स तभी ज्यादातर मार्केट में आते हैं अनफॉर्चुनेटली जब पिछले 1-2 साल के रिटर्न्स अच्छे हों। ये थोड़ा सा आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में भी देखते हैं कि जब बहुत अच्छे साल होते हैं 1-2 साल के रिटर्न्स के, तो बहुत लोग बाजार में आते हैं। अब क्या होता है जब मंदे साल होते हैं, जैसा पिछले 12 महीने के हमने कंडीशंस देखे हैं, तो कुछ लोग पॉज कर लेते हैं, कुछ लोग बाजार से निकल जाते हैं, लेकिन वो जो नया क्रॉप है उसमें से कुछ लोग बाजार में रह के मैच्योर इन्वेस्टर्स, परमानेंट इक्विटी इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। आई थिंक ब्रोकिंग कंपनीज और म्यूचुअल फंड की एक ही चैलेंज है कि जो अच्छे वक्त में लोग आए उनको हम रिटेन कैसे करें। हर साल हमें ये चैलेंज नहीं रहना चाहिए कि हम एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो हर साल मिलेगी नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ आई है उसको आप सस्टेन कैसे कर लें, मेरे हिसाब से वही काफी। एग्जिस्टिंग ग्रोथ को सस्टेन करना ही अच्छी बात रहेगी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखना। ओके, लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा कि कैश वॉल्यूम्स रिड्यूस हो रहे हैं, एफएनओ में बढ़त देखने को मिल रही है। इसका क्या आपके हिसाब से रीज़न है फॉर इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग गोइंग अवे फ्रॉम कैश मार्केट्स? So I think trading in derivatives थोड़ा सा ग्लैमरस हो गया है। ऑब्वियसली मार्जिन रिक्वायरमेंट्स काफी कम है, तो लोगों को लगता है कि कम कैपिटल के साथ वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। हाल ही में रिलीज हुई एक सेबी की बहुत अच्छी रिपोर्ट थी जिसमें ट्रेडर्स का एवरेज रिटर्न और एफएनओ में क्या था, इट डिड नॉट पोर्ट्रे, कोई बहुत इंकरेजिंग पिक्चर उसने पोर्ट्रे नहीं की थी। तो हालांकि आप कह सकते हैं मैं बायस टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आती हूँ, मैं तो निवेशकों को कहती हूँ कि भैया आप साधारण चीजें करिए। आम निवेशकों के लिए एफएनओ जैसी चीजें प्रोबेबली सूटेबल नहीं है, लेकिन जो यंग आदमी का, यंग निवेशक का प्रचार होता है कि भाई कम कैपिटल से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उसमें आपको दिख रहा है एफएनओ इंडस्ट्री की ग्रोथ। राधिका, आपसे जानना चाहूँगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली अगर ईडलवाइज की बात करें तो आप कौन से सेक्टर्स पर ज़्यादा बुलिश हैं? कहाँ आपको लगता है पैसा अच्छा ग्रो करेगा, और कौन से सेक्टर्स से आप दूर रहना चाहेंगे फिलहाल? सो व्हाट आर द प्रॉमिसिंग सेक्टर्स दैट यू सी? तो आई थिंक हमारे पोर्टफोलियोज में एक थीम है विच इज ओवरवेट डोमेस्टिक और अंडरवेट ग्लोबली फोकस्ड बिजनेसेस। अभी इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हमें लगता है कि ये जो डेकेड है इंडिया की, ये एक प्राइवेट कैपेक्स रिवाइवल की डेकेड होगी, और इससे जो क्षेत्र बेनिफिट करेंगे वो होंगे आपकी इंडस्ट्रियल्स, आपका सीमेंट, आपका कैपिटल गुड्स, होम बिल्डिंग, क्योंकि रियल एस्टेट साइकिल रिवाइव करेगी। और इनको पावर करने के लिए एक और सेक्टर जो है विच इज फाइनेंशियल्स, और खासकर लेंडिंग फाइनेंशियल्स, बैंक्स, सच सेगमेंट्स, इन पे हम ज्यादा ओवरवेट रहेंगे, क्योंकि दैट इज हाउ वी सी द डेकेड प्लेइंग आउट। और ये हमारा काफी टाइम से ओवरवेट इंडस्ट्रियल्स काफी टाइम से व्यू रहा है। इनफैक्ट अपने पीयर सेट से भी ज्यादा हमारा यहाँ पोजीशन है। जहां हम थोड़ा सा अंडरवेट है वो क्षेत्र जिनका ग्लोबल बिजनेस टाई ज्यादा है। तो आप जैसे आईटी देख लें, आप फार्मा देख लें, पार्ट्स ऑफ कंजम्पशन देख लें, जिनका ग्लोबल एक इम्पैक्ट होगा, खासकर यूरोप और यूएस के उससे। तो ये हमारा ब्रॉड थीम है। कहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए और कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए? वेरी क्विकली, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं और लोग हमेशा देखते हैं कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें इनोवेशन की बहुत हमेशा एक पुश रहता है। आपके एंड से कौन से नए फंड्स हैं, कौन से नए इंटरेस्टिंग फंड्स जो आप लॉन्च करने की तैयारी में हैं? हाउ इज़ FY24 लुकिंग इन दैट सेंस? हमारे यहाँ बहुत सारे आइडियाज हैं। मुझे लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इनोवेशन की क्या वो है,
एंड आई सेड इनोवेशन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जहां हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, हम अपने कंपेटिटर्स से थोड़ा अलग देखते हैं। लोग आमतौर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कहते हैं ये कैटेगरी के फंड सेबी अलाउ करता है, मैं ये लॉन्च करूंगा। हम ऐसा सोचते ही नहीं है, हम कैटेगरीज के हिसाब से सोचते नहीं है। ऐसे सोचते तो भारत बॉन्ड नहीं क्रिएट करते, वो कैटेगरी नहीं थी, हमने कैटेगरी क्रिएट की। तो हम कस्टमर की प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, और मुझे लगता है रेगुलेटर हमारे साथ कोऑपरेट करके फिर कुछ बनाता है। एक कैटेगरी जहां हमने बहुत काम किया है, जहां हम और काम करेंगे, वो है पैसिव फिक्स्ड इनकम फंड्स। भारत बॉन्ड के बाद हमने टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए। मुझे लगता है ये कंज्यूमर के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन अभी तक इसकी पेनिट्रेशन और अवेयरनेस उतनी हाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हम इस पे भी काम करना चाहेंगे, और डेट पैसिव जो कैटेगरी है उस पे हम बहुत काम करेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, 2-3 और चीजें पाइपलाइन में है। तो हमारा ये मानना है कि एक कैटेगरी क्रिएट करके प्रोडक्ट लॉन्च करके नहीं छोड़ना, उसको ग्रो करना, उसको इवॉल्व करना, कस्टमर्स तक आवाज पहुंचाना कि ये क्या कर सकता है आपके लिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये एक हमारा बिग वो रहेगा। एक और बिग आइडिया है, लेकिन जब वो लॉन्च के थोड़ा करीब होगा तब बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं जो आप बता रहे हैं, और इनोवेशन ऑफ कोर्स इसको बैक कर रहा है जैसे आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। ऑल राइट, थैंक यू।